नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। करंट अफेयर जो हम लोगों ने किया था मई महीने का कर रहे हैं हम लोग 16 मई से 29 मई तक का, उसका पहला हिस्सा वीडियो अपलोड हो चुका था। ये दूसरा हिस्सा होगा, उसके पश्चात से आपका मई का करंट अफेयर भी कंप्लीट हो जाएगा। जो पहला हिस्सा था 1 से लेकर के 15 मई तक का, उसमें मैंने बिहार का मई का करंट अफेयर भी करवा दिया था। तो आप जा कर के देखिएगा, करंट अफेयर नाम से प्लेलिस्ट ही होगा, उसमें जा कर के सभी वीडियोस देखिए। करंट अफेयर का आपका टेंशन दूर हो जाएगा। करंट अफेयर को लेकर के तरह तरह के बीपीएससी के लिए पेड कोर्सेज चल रहे हैं, कृपया मत भटकिए। जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, उसी को रिवाइज कीजिए, विश्वास कीजिए। मार्केटवाद ज़्यादा हावी हो जाता है तो बच्चे इधर उधर के चीज़ों पर पैसा खर्च करने लग जाते हैं, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए एक एक करके सवाल को देखेंगे। 50 सवाल तक इसमें तो हमने कर लिए थे पिछले वीडियो में, अब उससे आगे के सवालों को हम लोग कर लेंगे। 71 के लिए टेस्ट सीरीज अपना चल रहा है टेलीग्राम पर ही। बहुत ही बेहतर टेस्ट है, अगर आप जुड़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा, एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद मिल जाएगा, ठीक है। देखिए आज का पहला सवाल क्या है। आईएनएस कौंडिन्या के बारे में हमने पढ़ा था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि प्राचीन तरीका के हिसाब से इसको बनाया गया है। और ये जो है ये भारत में बनाया गया, और ये बिल्कुल प्राचीन काल में जो जहाज़ बनाने की तकनीक थी उसी के आधार पर इसको बनाया गया। इसलिए इसके कारण से इसको सिला हुआ जहाज़, जैसे कपड़े सिलते हैं ना, वैसे ही सिला हुआ जहाज़ की संज्ञा भी दी गई है। न्यूज़पेपर में था, इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको। आईएनएस कौंडिन्या का डिज़ाइन किसके आधार पर बनाया गया है, तो अजंता की गुफा में जो पेंटिंग मिली हमें किसके बारे में, तो जहाज़ों के बारे में, उसी के तर्ज पर इसको बनाया गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। आईएनएस कौंडिन्या की यात्रा का गंतव्य क्या है, तो ये ओमान की यात्रा के लिए निकलेगा, ओमान की यात्रा करेगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। कौंडिन्या ने किस साम्राज्य की नींव रखी थी, तो फूनान साम्राज्य की नींव रखी थी उन्होंने। फूनान साम्राज्य से संबंधित हैं, इसी से संबंधित, इसीलिए इसका नाम कौंडिन्या रखा गया है। कौंडिन्या ने फूनान साम्राज्य की नींव रखी थी, इसका आंसर बी हो जाएगा। किस कन्नड़ लेखिका को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। कन्नड़ लेखिका हैं ये, इनका नाम है बनु मुश्ताक। बनु मुश्ताक नाम है, शानदार लिखती हैं, अद्भुत लिखती हैं। इनका किताब आया जिसके बारे में अभी मैं पढ़ाऊँगा, हर्ट लैम्प, जिसका नाम है हर्ट लैम्प नाम है, और इसको अनुवादित किया गया है, और उसी को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। इससे पहले गीतांजलि श्री, जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, उनको भी बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी किताब का नाम है रेत समाधि, हिंदी में, इंग्लिश में नाम है द टॉम्ब ऑफ सैंड। द टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब का मतलब समाधि, या हाँ समाधि होता है। जैसे अरुंधति रॉय हैं, अरुंधति रॉय लेफ़्ट राइटर मानी जाती हैं, लेफ़्ट विंग की। इनकी किताब है एक जो बहुत प्रचलित है, पूरे दुनिया भर में प्रचलित है, और जो भी पढ़ते हैं उसके फ़ैन हो जाते हैं। मैंने कभी नहीं पढ़ा है। द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स, ये इनकी किताब है। माना जाता है कि ये सबसे अच्छी किताबों में से एक है। अभी तक मुझे समय नहीं मिला है, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा है, कभी पढ़ूंगा तो आपको बताऊंगा। तो ये इन्होंने लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बनु मुश्ताक, इसका आंसर हो जाएगा। हर्ट लैम्प पुस्तक का अनुवाद किसने किया, तो हर्ट लैम्प का अनुवाद किया दीपा भट्टी जी ने, इसका आंसर बी हो जाएगा। और इसको अब पुरस्कार दिया गया है कौन सा, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है, ये याद रखिएगा। हर्ट लैम्प पुस्तक का विषय क्या है, तो हर्ट लैम्प पुस्तक का जो विषय है कि मुस्लिम समाज जिसमें महिलाओं को लेकर रूढ़िवादिता हिंदुओं के कंपैरिजन में या अन्य धर्मों कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा है, और हिंदुओं में भी है भाई मुस्लिमों को लेकर के बहुत ज़्यादा रोक टोक, हिंदुओं में भी है बहुत ज़्यादा, महिलाओं को लेकर बहुत ज़्यादा रोक टोक। मुस्लिम समाज में थोड़ा सा ज़्यादा है पर्दा प्रथा और बाकी तमाम तरह की चीज़ें। तो हर्ट लैम्प पुस्तक का विषय क्या है, तो मुस्लिम महिलाएं किस प्रकार से, जो उनके इर्द गिर्द मान मर्यादा की दीवार बना दी गई हैं, उसमें वो किस प्रकार से बगावत करती हैं, विद्रोह करती हैं, इसी की कहानी है कौन सी, हर्ट लैम्प किताब में इसी की कहानी है। मुस्लिम महिलाओं की चुपके से बगावत समाज के खिलाफ और उन रूढ़िवादिताओं के खिलाफ जो उन पर परंपरा, प्रतिष्ठा और धर्म के नाम पर बांध दी गई है। ये सभी महिलाओं की गाथा एक ही जैसी होती है, खास तौर से हिंदू मुस्लिम में तो है ही, बाकी धर्मों में भी ये चीज़ देखी जाती है। इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। बनु मुश्ताक को पहले किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो उनको पेन अवार्ड इससे पहले प्रदान किया जा चुका है, उनको पेन अवार्ड इससे पहले प्रदान किया गया था।
बनु मुश्ताक का जन्म कहाँ पर हुआ है? इनका जन्म हासन जिला में हुआ है। हासन है कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। अगला सवाल पर चलते हैं। एशियाई शेरों की जनसंख्या के बारे में एक रिपोर्ट आई थी जिसके बारे में ये सवाल बनाए गए हैं। एशियाई शेरों की जनसंख्या 2020 से 2025 तक कितने % की वृद्धि हुई है? मान लीजिए ये सवाल आपको प्रीलिम एग्जाम में सितंबर 13 को मिल जाएं, यकीन मानिएगा थोड़ा सा पसीना आ जाएगा आपका सुहावने मौसम में भी। इसका आंसर हो जाएगा बी। 32% की ग्रोथ देखी गई है 2020 से 2025 की तुलना में। शेरों की बात हो रही है, यहाँ पर लायंस की बात हो रही है, लायन की बात हो रही है जो गिर के जंगलों में रहते हैं। बंगाल में टाइगर रहते हैं, कई सारे बच्चे इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाते हैं उनके, ठीक है। तो शेर और बाघ में अंतर होता है, इसका आंसर शेर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। 2020 में 674 से 2025 में 891 शेर हो गए, 891 हो गए, यानी कि 32% का ग्रोथ है इनका। ओवर पॉपुलेशन हो रहा है और इसलिए अब माना जा रहा है कि इनको गुजरात के बाहर भी, अभी तक केवल गुजरात तक ये सीमित हैं, गुजरात के बाहर भी जैसे कि एमपी के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इनको स्थानांतरित किया जा सकता है, ऐसा फैसला भी सुनाया गया था। एशियाई शेरों का मुख्य आवास कौन सा है बंधुओं? तो ये है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, वही इनका मुख्य आवास है। थोड़ा सा डीप जाऊं मैं क्या, आप लोग परेशान अगर नहीं होते? तो ये भारत है, ये भारत है। चलिए थोड़ा सा भारत और अच्छे से बनाते हैं, ये और गंदा बन गया ये तो। ये भारत है। भारत के इन इलाकों में आपको दिखेगा गिर, यहाँ पर दिखता है गिर, यहीं पर है, ठीक है। माना जा रहा है कि ये इलाका कभी अफ्रीका से सटा हुआ था, अफ्रीका से सटा हुआ था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपने पढ़ा है भूगोल में, 11th की चैप्टर फिजिकल ज्योग्राफी में चैप्टर 2 ही है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसमें वैगनर का सिद्धांत वगैरह पढ़ते हैं हम लोग। तो माना जा रहा है कि ये जो भारत का हिस्सा है, ये पूरा भारत कभी कभी अफ्रीका में लगा हुआ था, जो समय के साथ बहते हुए यहाँ तक आ गया। तो ये भारत और अफ्रीका दो ही जगहों पर मुख्य रूप से लायन जो हैं वो पाए जाते हैं, मुख्य रूप से जो है, बाकी सभी जगहों पर भी हैं लेकिन वो गए हैं कहीं न कहीं से। तो अफ्रीका और भारत में इसी कारण से पाए जाते थे क्योंकि ये दोनों भूमि कभी एक ही हुआ करती थी। और अफ्रीकी और भारतीय लायन में अंतर भी होते हैं, जैसे कि अफ्रीकी लायन ज़्यादा बड़े और ज़्यादा भयानक दिखते हैं, भारतीय लायन तुलनात्मक रूप से उनसे छोटे और कम घुंघराले उनके बाल होते हैं गर्दन के पास में, कमज़ोर, थोड़े से कमज़ोर दिखते हैं। लायन कमज़ोर नहीं होता है, दहाड़ेगा तो पैर कांप जाएगा आपका, दहाड़ सुनिएगा कभी चिड़ियाघर में जा कर के। तुलनात्मक रूप से अफ्रीकी शेर थोड़ा सा भयावह दिखते हैं, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। छोटा सा मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का यहाँ पर बता दिया कि क्यों पाए जाते गुजरात में ही, बंगाल में क्यों नहीं पाए जाते, इसी कारण से पाए जाते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में गोपनीयता को मूल अधिकार घोषित किया था? गोपनीयता यानी कि प्राइवेसी जो होगा, ये फंडामेंटल राइट्स होगा, ये किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया था? तो आप सभी को याद होगा, जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ मामले में घोषित किया था। इसका आंसर बी हो जाएगा, 2017 ईस्वी में घोषित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया जिसके तहत संसद मूल अधिकारों को खत्म नहीं कर सकती है? संसद मूल अधिकारों को खत्म नहीं कर सकती है, इसको कम नहीं कर सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत 1973 केशवानंद भारती में ये सुनाया था, जिसके तहत है कि संविधान में मूल अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो सरकार के द्वारा। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने स्टेशन का चयन किया गया है? हाउ मेनी स्टेशन हैव बीन सेलेक्टेड अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम? तो 1300 स्टेशनों को चुना गया इसके तहत में कि देश में 1300 रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस बनाना है और उनको सिटी सेंटर के रूप में विकसित करना है। सिटी सेंटर मतलब उस शहर का सबसे प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करना है, जहाँ पर खूब सारा मार्केट हो, वहाँ पर लोग जा सकें अच्छे से, मतलब सारे यात्रियों को सुविधाएं मिल जाएं, हाईटेक टॉयलेट हो, विश्राम गृह अच्छा बना हुआ हो, टिकट प्रणाली अच्छी, और सबसे बेसिक चीज़ जो सरकारी चीज़ों में नहीं दिखती हमें, वो है साफ़ सफाई। उसके लिए केवल सरकार नहीं, हम भी जिम्मेदार हैं। इसी को लेकर ये अमृत भारत स्टेशन योजना बनाई गई है और इसके तहत 1300 स्टेशनों का चयन किया गया है। बहुत सारे स्टेशनों का मोदी जी ने पिछले दिनों बिहार आए थे तो उन्होंने उद्घाटन भी किया है। 22 मई 2025 को कितने रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया है गुरु? तो ये बी हो जाएगा इसका आंसर। 103 रेलवे स्टेशन को उद्घाटन किया गया है। 103 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 103 हो जाएगा। 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है, ये भी याद रखिएगा।
यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और यह हिमालय है, ये गंगा नदी बह रही है, ये गंगा भी यहीं से निकलती है और ये भी यहीं से निकलती है, मतलब कि हिमालय से ही निकलती है, एक ही जगह से नहीं निकलती हैं दोनों। गंगोत्री यमुनोत्री अलग अलग है, लेकिन गंगा की हिमालय से निकलकर नीचे की तरफ से अर्थात दाईं तरफ से ट्रिब्यूटरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यमुना ही है। वैसे भी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना जी ही है, लेकिन हिमालय से निकलकर दाईं तरफ से मिलने वाली एकमात्र नदी है वो है यमुना। नहीं तो हिमालय से जो भी नदियाँ निकल रही हैं वो सब बाएं तरफ से मिल रही हैं, बाएं तरफ से मिल रही हैं गंगा जी में, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है कि यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? छोटा सा सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा बी 1376 किलोमीटर टोटल लंबाई है यमुना जी की, 1336। गंगा जी की 2525 किलोमीटर लंबी है, 2525 किलोमीटर लंबी है। पटना में गंगा जी 99 किलोमीटर लंबी है, पटना जिला में 99 किलोमीटर लंबा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत सरकार। इसी के तहत में धारा 377 के आंशिक रूप को, मतलब उसके कुछ हिस्सों को रद्द घोषित कर दिया गया था, जिसके तहत समलैंगिक लोगों को पुलिस गिरफ्तार भी कर लेती थी, हरास भी करती थी, क्योंकि इलीगल माना जाता था समलैंगिक संबंधों को। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत सरकार मामले में धारा 377 को आंशिक रूप से रद्द कर दिया। 2018 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। जस्टिस पुट्टू स्वामी वाद क्या है? तो ये आपका प्राइवेसी से है, राइट टू प्राइवेसी होगा आर्टिकल 21 के तहत में। सबरीवाला मंदिर केस क्या है? तो सबरीवाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश जो है ये सबरीमाला केस से संबंधित है। एशियाई शेरों को IUCN रेड लिस्ट में किस श्रेणी में रखा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, एंडेंजर्ड में इसको रखा जाता है, इनकी संख्या काफ़ी कम है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों को किसके अनुसार से डिजाइन किया जा रहा है? तो स्थानीय संस्कृति और विरासत के अनुसार से डिजाइन किया जा रहा है, लोकल कल्चर एंड हेरिटेज के अनुसार से डिजाइन किया जा रहा है। जिस जगह की जो लोकल कल्चर है, जो संस्कृति है, कोई पेंटिंग फेमस है तो उसको उस स्टेशन पर जरूर चित्रित किया जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष में सबरीवाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को मंजूरी दे दी थी? बहुत विवाद हुआ था इस चीज़ को लेकर के, तो 2018 में ये मंजूरी दी थी, इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हाल ही में उद्घाटन किए गए 103 स्टेशनों की लागत कितनी है? प्रधानमंत्री ने स्वयं उद्घाटन किया था। तो 103 स्टेशनों की लागत है 1100 करोड़, अर्थात 1100 करोड़ टोटल कॉस्ट आया है इसका आंसर बी हो जाएगा। सागरमाथा संवाद का आयोजन किस देश में किया गया है? भारत, नेपाल, भूटान, चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल में किया गया है, क्योंकि नेपाल में हिमालय के जो एवरेस्ट है उसको सागरमाथा भी कहा जाता है, सागरमाथा भी कहा जाता है, सागरमाथा भी कहा जाता है एवरेस्ट को। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेपाल में सागरमाथा संवाद आयोजित किया जाता है। यह एक वैश्विक संवाद का जगह है, वैश्विक संवाद का तरीका है, जिसमें दुनिया के अलग अलग मुद्दों पर संवाद किया जाता है, बातचीत की जाती है। सागरमाथा संवाद 2025 की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानव का भविष्य, क्लाइमेट चेंज, माउंटेन एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। ये इस बार का थीम था, इसका आंसर बी हो जाएगा। सागरमाथा संवाद 2025 नेपाल में आयोजित किया गया, जिसका थीम था जलवायु परिवर्तन और मानवता का भविष्य, यह इसका थीम था, इसका आंसर बी हो जाएगा। हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? और तो एशिया का जल स्तंभ कहते हैं इसको गुरु, एशिया का जल स्तंभ, यानी कि एशिया में जितने भी बड़े देश हैं, भारत हो, चीन हो, जो बड़े बड़े देश है, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, सभी की जलापूर्ति इन्हीं देशों से होती है, इसी हिमालय से होती है, इसलिए इसको एशिया का जल स्तंभ भी कहा जाता है। और एक चीज़ बताऊं, हिमालय को दुनिया का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है, इसी कारण से कि ध्रुवों के अलावा कहीं पर अगर बर्फ़ है तो हिमालय में ही है, इसी कारण से इसको कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है कि हिम तेंदुआ परियोजना 2019 से 2023 5 वर्षों के लिए चलाया गया, ये के तहत कितने हिम तेंदुए स्नो लेपर्ड की गिनती की गई है? तो यह गिनती भारत में वर्तमान में 718 स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा
718 स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड भारत के लद्दाख राज्य में निवास करते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। पश्चिम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? फ्रेट कॉरिडोर डेडिकेटेड अर्थात मालगाड़ियों के चलने के लिए अलग से पटरी बिछाई जा रही है, तो ये है पूर्वी फ्रेट कॉरिडोर और ये है पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर। तो ये पश्चिमी है, ये पूर्वी है। पूर्वी फ्रेट कॉरिडोर जो है यह वर्ल्ड बैंक की सहायता से बनाया जा रहा है, और जो पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर है यह जापान की सहायता से बनाया जा रहा है। जापान की सहायता से बनाया जा रहा है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 1506 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका आंसर बम्बई हो जाएगा, बी फॉर बम्बई हो जाएगा। लिवरपूल विश्वविद्यालय के बेंगलुरु कैंपस कब से शुरू होगा? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत में लिवरपूल यूनिवर्सिटी, लिवरपूल ब्रिटेन का शहर है, तो वहाँ की संस्था, वहाँ का एक यूनिवर्सिटी है लिवरपूल यूनिवर्सिटी, जो बेंगलोर में अपना कैंपस 2026 ईस्वी से शुरू करेगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसमें एक और सवाल हो गया कि लिवरपूल विश्वविद्यालय भारत के किस शहर में अपना कैंपस शुरू करेगा? तो बेंगलोर में अपना कैंपस शुरू करेगा। ग्रेट निकोबार परियोजना का प्रबंधन कौन सी संस्था कर रही है? तो यह नीति आयोग कर रही है। ग्रेट निकोबार तो यानी कि अंडमान और निकोबार, तो निकोबार द्वीप को सिंगापुर के तर्ज पर वैश्विक इकोनॉमिक हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। ग्रेट निकोबार परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? तो 72,000 से 81,000 करोड़ का परियोजना है, जिसमें एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, शहर का निर्माण किया जाएगा, हर काम यहाँ पर किया जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। ग्रेट निकोबार को डेवलप करके एक मॉडर्न सिटी बनाना है सिंगापुर के तर्ज पर, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ग्रेट निकोबार परियोजना से किस जनजातीय समुदाय को प्रभावित होने का खतरा है? तो वहाँ पर सोमपेन और निकोबारी जनजाति के लोग रहते हैं, तो उनका प्रभावित होना यहाँ पर जायज़ है, क्योंकि वो इसी इलाके में रहते हैं। अब वहाँ पर अगर शहर बसेगा तो बाहरी लोग जा कर के रहेंगे, तो निश्चित तौर पर उन पर प्रभाव पड़ेगा। और ये आदि मानव हैं। आदि मानव का मतलब बहुत प्राचीन समय से वैसे ही रह रहे हैं, जैसे मध्य पाषाण युग में लोग रहा करते थे, उसी प्रकार से आज भी रह रहे हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये मॉडर्न मानव से इनका कोई कांटेक्ट ही नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो यहाँ पर 572 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक जो है इनकी सबसे ऊंची चोटी है। इसका आंसर ए हो जाएगा। बैरन पीक जो है यह क्या है? तो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह एक सक्रिय जीवित ज्वालामुखी है, जहाँ से धुआं निकल रहा है। भारत में भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान और निकोबार भारत एक एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसका नाम है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप उसका नाम है। हैवलॉक द्वीप, रॉस द्वीप और नील द्वीप, ये सब अलग अलग द्वीप हैं। अंडमान निकोबार के अलग अलग द्वीप हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र को अष्टलक्ष्मी क्यों कहा जाता है? प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को अष्टलक्ष्मी का नाम दिया है। सिक्किम सहित इन सभी राज्यों को अष्टलक्ष्मी का नाम दिया गया है। 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर, 7 बहनें और 1 भाई, सिक्किम उनका भाई है। इन सभी को कलेक्टिव रूप से प्रधानमंत्री जी अष्टलक्ष्मी कहा है। प्राकृतिक संसाधन एवं जैव अर्थव्यवस्था के कारण से इनको ये नाम दिया गया है। जैव अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक संसाधनों की विशाल क्षमता के कारण, ड्यू टू इट्स वास्ट पोटेंशियल इन बायो इकोनॉमी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसी कारण से इनको दिया गया है ये नाम प्रधानमंत्री जी के द्वारा। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न समिट इन्वेस्टर्स समिट, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 में कितने निवेश आकर्षित हुए हैं? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये समिट आयोजन किया गया है। इसमें कितने लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है? तो 4.3 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। एक बच्चे ने बोला था कि अधिकांश सवालों के आंसर बी आ रहे हैं। इस तरह का गैस मत कीजिए। हाँ, मैंने भी गौर किया, बाद में अब टाइप वालों को मैं बोलूँगा सुधार करेगा, वो हो जाता है कभी कभार, बाकी सही कर दिया जाएगा इसको। आपने अगर आज का साइंस का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने इस चीज़ को सही करवा दिया है, तो ऐसा नहीं है, वो बाय इंटेंशन नहीं होता है, बाय मिस्टेक हो जाता है। AMCA का विकास कौन कर रहा है? तो AMCA भारत की 5वीं उन्नत पीढ़ी की फाइटर जेट है, जिसको भारत बना रहा है। तो HAL और ADA ये दोनों मिलकर इसको बनाएंगे। AMCA का फुल फॉर्म क्या है? तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इसको कहा जाता है। ADA का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है आपका एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। एरोनॉटिकल
डेवलपमेंट एजेंसी इसका फुल फॉर्म है, और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये दोनों मिलकर के AMCA अथवा इस AMCA का मतलब क्या होता है, एडवांस मीडियम एयरक्राफ्ट फाइटिंग एयरक्राफ्ट, ऐसे ही करके, रुक जाओ मैं एक बार देख ले, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बोलते हैं, मैं ही भूल जाता हूँ, AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इसको कहा जाता है। यह अभी डेवलपमेंट इसका शुरू ही हुआ है, 2029 तक इसका प्रोटोटाइप आएगा और 2031-32 तक ये 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हम खुद से बनाने जा रहे हैं। AMCA की मुख्य विशेषता क्या है, तो जो भी उन्नत श्रेणी के अब एयरक्राफ्ट आते हैं, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आते हैं, जैसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, तो जो भी इस तरह के आएंगे उनमें स्टील्थ तकनीक यानी कि रडार में नहीं पकड़ के आने की तकनीक होती है उनमें, और आंतरिक बे हथियार भी होता है उनका। स्टील्थ टेक्नोलॉजी यानी कि छुपने की टेक्नोलॉजी होती है इनके पास में। AMCA के पहले प्रोटोटाइप के लिए अनुमानित समय रेखा कब का है, तो ये 2028-29 में इसका पहला प्रोटोटाइप, मतलब पहला इसका नमूना प्रोटोटाइप एक प्रकार का तैयार हो जाएगा। ये कब तैयार होगा, तो ये 2028-29 में संभावना है, अगर सब कुछ सही तरीके से चला तो। AMCA MK2 चरण में किस कंपनी के साथ साझेदारी की जा रही है, तो सैरेन कंपनी के साथ में, जिसको सैफरैन भी कहते हैं, इसके साथ साझेदारी की जा रही है। इंजन का निर्माण करेगा जनरल इलेक्ट्रिक, रोल्स रॉयस और सैफरन भी इसको कहते हैं, हिंदी में सैरन भी आपको लिखा हुआ दिखेगा। ये ऐसी कंपनियां हैं जो हवाई जहाज़ के फाइटर जेट्स के इंजन बनाती है। इंजन दुनिया में कुछ ही कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, फाइटर जेट इंजन की मैं बात कर रहा हूँ। तो जनरल इलेक्ट्रिक है और सैरन है, तो सैरन के साथ हमने किया है डील साइन। जनरल इलेक्ट्रिक के साथ हमने जो डील साइन किया है वो हल्के तेजस के लिए हमने साइन किया हुआ है, जो HAL का प्रोडक्ट है तेजस, उसके लिए साइन किया हुआ है, ठीक है। AMCA अभी जो एयर इंडिया 171 गिर गया था अहमदाबाद में, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो उसमें जनरल इलेक्ट्रिक का ही इंजन लगा हुआ है। AMCA विकास के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी गई है, तो 15,000 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी गई है। 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस पर। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की प्रमुख विशेषता क्या है, तो स्टील्थ तकनीक और सुपर क्रूज, हाई स्पीड होता है, और स्टील्थ यानी कि छुपे होने की तकनीक होती है। यह दिखाई नहीं देता है रडार पर, छुपा हुआ होता है। कावेरी इंजन, ये भारत का अपना स्वदेशी इंजन है, ये लेकिन ये डेवलप नहीं हो पाया, बीच में ही अटका पड़ा है। बहुत पहले हमने इसको बनाना शुरू कर दिया था। तो कावेरी इंजन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो LCA तेजस के लिए स्वदेशी इंजन प्रदान करना है, लेकिन कावेरी अभी भी वर्किंग नहीं है, इसका आंसर B हो जाएगा। कावेरी इंजन के विकास में प्रमुख चुनौती क्या है, थ्रस्ट की कमी और भारी वजन इसका सबसे बड़ा चुनौती है। इसमें थ्रस्ट उतना उत्पन्न नहीं हो पाता है और ये भारी भी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से ये अभी तक यूज नहीं किया जा चुका है, किसी भी फाइटर जेट में यूज नहीं किया गया है, क्योंकि बहुत भारी हो जाता है, थ्रस्ट भी नहीं मिल पाता है। इसका आंसर B हो जाएगा। अगला सवाल है कि तिरुवनंतपुरम में नर्डल रिसाव किस जहाज़ से हुआ था। आपको याद है कि तिरुवनंतपुरम के पास में भारत के मालाबार तट के समीप एक जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, उसी के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, किस जहाज़ से हुआ था, तो उसका नाम है MSC इल्सा 3 इसका नाम था। इल्सा भी याद रखेंगे, इल्सा 3 इसका नाम था। यह पलट गया था, इसमें नर्डल्स थे, प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े थे जो फैल गए थे चारों तरफ, तो इसका आंसर A हो जाएगा। नर्डल मुख्य रूप से किन सामग्रियों के बने होते हैं, तो यह कम घनत्व और उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन के बने होते हैं, लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बने होते हैं, इसका आंसर B हो जाएगा। विश्व ढोल दिवस कब मनाया जाता है, ढोल पीटने वाला ढोल नहीं है, ढोल जीव होता है, ढोल जीव है जो आंध्र प्रदेश के विशिष्ट वनों में पाए जाते हैं, मांसाहारी जीव होते हैं, कुत्ते से मिलती जुलती इनकी प्रजाति होती है। 29 मई को इसको मनाया जाता है। ढोल के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, आवास हानि और मानव वन्यजीव संघर्ष के कारण से इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क जो है विशाखापत्तनम में स्थित है और यहीं पर ये ढोल प्रमुखता से पाए जाते हैं। उपसभापति का पद किसके बीच सामंजस्य स्थापित करता है, तो सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दलों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में उपसभापति की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, तो आर्टिकल 93 में उपसभापति की नियुक्ति का प्रावधान किया। परंपरागत रूप से उपसभापति का पद किसे दिया जाता है, बाय लॉ नहीं है, ये बाय ट्रेडिशन है, ऐसा कोई लॉ नहीं है
कोई संविधान में नहीं लिखा हुआ है, तो यह विपक्षी पार्टी को दिया जाता है। सदन की विपक्षी पार्टी के किसी भी नेता को सामान्य तौर पर उपसभापति का पद दिया जाता है, लेकिन अभी हाल में तो उपसभापति लोकसभा में बनाया ही नहीं गया है कई वर्षों से। एमएसपी कौन तय करता है, अगला सवाल है। तो कृषि लागत और मूल्य आयोग है जो एमएसपी तय करता है। इसका आंसर कृषि लागत और मूल्य आयोग हो जाएगा। एलडीपी की विशेषता क्या होती है? तो एलडीपी को कहा जाता है लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन कहा जाता है, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन कहा जाता है। और एचडीपी होता है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। तो जो आप स्ट्रॉ लेते हैं किसी कोल्ड ड्रिंक को पीने के लिए, या पॉलीथीन लाते हैं, पॉली बैग या कपड़े वाली पॉली बैग होती है, तो ये सब के सब लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन हैं। ये प्लास्टिक कचरा बनाते हैं, तो ये क्या होगा, लचीला और मुलायम होता है। वहीं पर एचडीपी का उपयोग किस में नहीं होता है? तो यह क्लिंग फिल्मों में नहीं उपयोग होता है, बल्कि ये बहुत कठोर होता है। दूध की बोतलें, पाइप व फिटिंग्स, जो घर में बड़े बड़े पाइप लगते हैं, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, प्लास्टिक के मेज़ जो बनाए जाते हैं, तो इन सभी में एचडीपी का उपयोग किया जाता है। एचडीपी कम प्लास्टिक पॉल्यूशन उत्पन्न करते हैं क्योंकि ये रीयूजेबल होते हैं, रीयूज हो सकता है। वहीं पर एलडीपी जो होता है, आप वन टाइम इसका अधिकांश यूज करते हैं, उसके पश्चात आपको फेंकना पड़ जाता है, जैसे पॉली बैग, जैसे पैकेजिंग बैग, ये सब लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन होते हैं। जब मैंने नर्डल्स पढ़ाया था, पलटने के कारण से प्लास्टिक फैल गया है, प्लास्टिक पॉल्यूशन पढ़ाया था, उस दौरान मैंने एलडीपीई और आपको एचडीपीई के बारे में डिटेल में समझाया था। कठोर कंटेनर हो, पाइप हो, फिटिंग्स हो, दूध की परमानेंट बोतलें हों, ये सब की सब जो हैं ये एचडीपीई का बनाया जाता है। हार्ड प्लास्टिक जिसको सामान्य भाषा में बोलते हैं, उसका बनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। 2025-26 के लिए एमएसपी वृद्धि को किसने मंजूरी दी है? तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एमएसपी वृद्धि को मंजूरी दी है। 4:4 मिश्रित रिले में भारतीय टीम के सदस्य में से एक कौन था? 4:4 मिश्रित रिले हुआ, जिससे भारतीय टीम के सदस्य के कुछ खिलाड़ी हैं, उनके नाम मैं एक एक करके बताऊंगा, आप याद रखिएगा। संतोष कुमार टी नाम है इनका, ये इस खेल के हिस्सा थे। निम्न से कौन सा खिलाड़ी 4:400 मिश्रित रिले टीम का हिस्सा था? तो रूपल भी हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। मिश्रित रिले में भारत के किस खिलाड़ी ने हिस्सा लिया? तो ये तीसरा फेंग जी हैं, विशाल नाम है इनका। अगला है कि कौन सा खिलाड़ी 4:4 मिश्रित रिले टीम में शामिल था? तो सुभा वेंकटेशन नाम है इनका, वेंकटेशन नाम है, ये भी शामिल थे। ये चारों शामिल थे, ये जरूर याद रखिए। इन चारों ने 400 मीटर की दौड़ में, रिले यानी कि एक दौड़ेगा, फिर दूसरा दौड़ेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा दौड़ेगा, और चारों ने मिलकर के कमाल कर दिया जब स्वर्ण पदक हमने जीत लिया। एशियाई चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 4:400 मीटर मिश्रित रिले में स्वर्ण पदक हासिल किया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा। चारों के नाम क्या क्या नाम है? सुभा वेंकटेशन, विशाल, रूपल एंड संतोष कुमार टी। इन चारों ने 4:400 मिलकर 4 खिलाड़ी 400 मीटर के रिले रेस में भाग लेंगे और उसमें स्वर्ण पदक मिला है भारत को। इसका आंसर स्वर्ण पदक हो जाएगा। एशियाई चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? वेयर वॉज द एशियन चैंपियनशिप 2025 हेल्ड? तो ये दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया था। इसका आंसर बी फॉर बम्बई हो जाएगा। 4:400 मिश्रित रिले भारतीय टीम ने किन देशों की चुनौतियों को हराया? कौन कौन से देश उसमें शामिल थे भारत के साथ? तो भारत ने चीन और श्रीलंका को परास्त करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया है। एशियाई चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, 2 गोल्ड मेडल जीता है। आपका मई महीने का भी करंट अफेयर अप्रॉक्स मैंने कंप्लीट करवा दिया। जो छूटा भरा होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो पसंद आता है, इतना अच्छा कंटेंट आपको मिल जाता है विदाउट एनी कॉस्ट, तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बताइएगा कि कैसा है, क्या लगा आपको पढ़ करके, आनंद आया कि नहीं आया, याद हुआ कि नहीं याद हुआ। एक बार और दोहरा लीजिएगा इसको, जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।